आज का टॉपिक है कि कोई आदमी डिक्टेटर की राह पर क्यों चलने लगता है। डिक्टेटर से आप मतलब समझ सकते हो कि हिंदी में बोलें तो निरंकुश शासक। हम्म निरंकुश से यहाँ मतलब है कि एक ऐसा आदमी जिस पर अब कोई अंकुश नहीं है और वो अपनी मन मर्जी पूरे देश पर चलाने का प्रयास करता है ना। इसे अंग्रेजी में डिक्टेटरशिप बोलते हैं या निरंकुश शासक हिंदी में बोले तो। हालांकि शासक पे कोई अंकुश होता भी नहीं है, जनता का ही अंकुश होता है। या आजकल देखें तो संविधान है, तो संविधान का एक अंकुश होने का प्रयास रहता है, लेकिन चूंकि संविधान तो वही लोग बनाते हैं, तो वो ऐसी स्थिति में क्यों पहुंच जाता है या क्यों पहुंचना चाहता है कोई भी शासक डिक्टेटरशिप के रोल में या निरंकुश होने की स्थिति में क्यों पहुंचना चाहता है। आज का वीडियो इसी बारे में है। और अब तक जितने भी डिक्टेटर हुए हैं, निरंकुश शासक हुए हैं, तो ये चर्चा इसलिए चल पड़ी है कि कई लोग मोदी जी को डिक्टेटर हो रहे हैं या होने की राह पर हैं, इस प्रकार का उनके ऊपर आरोप लगता है। और कई लोग ऐसा भी बोलते हैं कि अभी डिक्टेटरशिप जैसा तो कुछ है नहीं उनमें, अभी हम नहीं कह सकते कि वो डिक्टेटर है। एक अनुराग ठाकुर करके हैं, तो उनका मैं वीडियो सुन रहा था। आप अनुराग ठाकुर करके उसमें देख सकते हैं यूट्यूब में। तो उनका वीडियो देख के मुझे लगा कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि या तो कोई डिक्टेटर है या तो नहीं है, और इसके बीच कुछ नहीं है। जबकि ऐसा नहीं होता, कोई आदमी अचानक डिक्टेटर नहीं बन जाता है ना। आज की जो आज का जो ये वीडियो है ये इसी बात के ऊपर है कि आखिर कोई आदमी डिक्टेटर की राह पर क्यों चल पड़ता है, क्या होता है उसको। क्या ये कोई मानसिक समस्या है या कुछ और है, या वो आदमी की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि वो सबके ऊपर अंकुश लगाना चाहता है और खुद निरंकुश रहना चाहता है। डिक्टेटर माने जो पूरी दुनिया, या अगर देश का प्रधानमंत्री है या राष्ट्रपति है तो पूरा देश या पूरी दुनिया उसके हिसाब से चले और वो उसका कोई हिसाब किताब नहीं हो, है ना। इनको निरंकुश बोलते हैं। जैसे तो हिटलर हिटलर हुआ, अभी आप देखेंगे तो चीन में है पुतिन, उसी राह पर चले हुए हैं। बल्कि वहां तो वो है ही, वो तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश हो चुके हैं डिक्टेटरशिप के रूप में। और जो कोरिया है वो भी डिक्टेटरशिप के रूप में है। और भारत के प्रधानमंत्री क्या डिक्टेटर की राह पर जा रहे हैं, इस बात को देखते हैं। पहले देखते हैं कि कोई आदमी डिक्टेटर की राह क्यों चुन लेता है या क्यों चल पड़ता है, और कई बार सफल भी हो जाता है, कई बार असफल भी हो जाता है। तो देखो, कोई भी व्यक्ति अगर किसी देश की बागडोर संभालने की ओर उत्सुक है तो सीधी सी बात है कि वो राजनीति में इंटरेस्टेड है ना। अब कोई व्यक्ति किसी देश की राजनीति में कैसे इंटरेस्टेड हो सकता है, मतलब उसके पीछे क्या वजह हो सकती है कि वो क्यों नेता बनना चाहता है। कुल मिला के अगर बात करें, देखी जाए तो, क्योंकि सबसे पहले तो नेता बनने की इच्छा आदमी की होगी, तभी ना आदमी किसी राजनीति में जाने के बारे में सोचेगा, फिर प्रयास करेगा उसके लिए, किसी पार्टी को चुनेगा या अपनी ही कोई पार्टी बनाएगा बड़ा होके, या पहले पार्टी में चला जाएगा, बाद में जब और ताकत बन जाएगी तो या तो उसी पार्टी को अपने अंडर में कर लेगा या अपनी कोई एक नई पार्टी खोल के चल देगा। देखे ही हैं आपने
भारत में इतनी सारी पार्टियां हैं, वो सब एक पार्टी से दूसरी पार्टियां, एक ही पार्टी में से कोई लोग निकले, उन्होंने कोई दूसरी पार्टी बना ली, इस तरह का सब चलता है। तो एक बात साफ है कि जो भी कोई लोग निरंकुश बनते हैं, उनके अंदर राष्ट्र के लिए एक बात होती है, एक जज्बा होता है, और वो जज्बा ये होता है कि उन्हें लग रहा होता है कि उनके दिमाग में कोई आइडियोलॉजी है, जो उन्हें लग रहा होता है कि मौजूदा वो आइडियोलॉजी बेस्ट आइडियोलॉजी है, सब उस बात के हिसाब से होना चाहिए। जैसे उदाहरण के लिए मोदी जी को लेके चलते हैं, आज का जो टॉपिक हम लेके चलते हैं उसमें केंद्र में मोदी जी को ही रखेंगे, और फिर देखते हैं कि हम कहाँ पहुंचते हैं। तो मोदी जी, आप देखते हो कि वो एक गरीब के यहाँ पैदा होते हैं, है ना, जो जिनके पिताजी स्टेशन पे चाय वगैरह का कुछ काम करते रहे, बहुत पढ़ाई उनकी ढंग से नहीं होती। क्यों नहीं होती? वो घर छोड़ के आरएसएस ज्वाइन कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? 16 साल की अवस्था में अमूमन तो बच्चा ऐसा करता नहीं है। टीनेजर में हजारों की संख्या में से कोई एक आध बच्चा ऐसा होता है जो इस तरह की चीजों से आंदोलित होता है ना, कि राष्ट्र, देश, मां भारती, धर्म, या अपने आसपास चारों तरफ वो देखता है कि लोगों की स्थिति बहुत खराब है, उसका क्या कारण है। उसे जब लगता है कि देश की जो राजनीति है, या देश का कोई नेता है जो प्रधानमंत्री है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो मैं जाके और वहां ढंग से काम करूंगा टाइप का, ऐसे। क्योंकि जैसे जैसे बच्चा ग्रो होता है, वैसे वैसे उसे कारणों के बारे में समझ में आती है। शुरू शुरू में गलत कारण समझ में आते हैं। जैसे जब मैं छोटा था, 8वीं 10वीं में पढ़ता था, तो तब मुझे लगता था कि मैं अगर सीआईडी बन जाऊंगा तो मैं सब ठीक कर दूंगा। उस समय मैं ऐसा सोचता था कि मुझे किसी ने बताया था कि सीआईडी एक खुफिया एजेंसी है, और वो सब बड़े बड़े चोरों को और इनको सबको वो जो है पकड़ सकती है। मुझे लगा हाँ ये ठीक है, इससे सब हो जाएगा। फिर थोड़े से बड़े हुए तो पता चला नहीं नहीं, ये तो किसी और के अंडर में रहती है। तो ऐसे ऐसे जैसे बड़े होते जाते हैं और हमें नई नई चीज़ों का पता चलता जाता है, और फिर पता चलता है कि नहीं, कारण वो नहीं जो हम अभी पहले समझ रहे थे, कारण कुछ और है। फिर और बड़े होते हैं तो पता चलता है और बड़ा कारण है, और कोई दूसरा कारण है। ऐसे ये एक जीवन में समझ के साथ साथ हमारे निर्णय में अंतर आता जाता है। ऐसा सबके साथ ही होता होगा। मोदी जी को भी लगाओ कि 16 साल का एक लड़का, 16 साल का 17 साल का जो भी होगा है, तो उनकी उस समय पे शादी की बात हो रही थी, और वो शादी को भी छोड़ छाड़ के और आ, वो आरएसएस ज्वाइन कर लेता है। आरएसएस ज्वाइन, आप समझ सकते हो कि इतनी छोटी उम्र में आरएसएस, और इस तरह से कि शादी में नहीं जाना है, शादी नहीं करनी है और परिवार नहीं बसाना है। कौन लड़का ऐसा सोच सकता है? ऐसा वही लड़का सोच सकता है जिसमें राष्ट्र के लिए, अपने समाज के लिए, जो भी उसके चारों तरफ समाज है, वो उसके लिए चिंतित हो। उसे ये बात उस समय समझ में आती है कि ये सब प्रॉब्लमेटिक है, और खास तौर से जब खुद के घर में समस्या हो। तो इनके पिताजी चाय वगैरह बेचते थे, तो गरीब थे ही, तो वहां कितनी समस्याएं होती होंगी, आप सोच ही सकते हो। तो उन समस्याओं से दो चार होना, उन समस्याओं के कारण ढूंढना, और उसका कुछ हो सकता हो इस तरह के लिए प्रयास करना, और ऐसे कोई सामाजिक संगठन आसपास जो हों उनमें जाके भर्ती होना। वो भी ऐसे नहीं कि ठीक है वो कभी कभार कभी चले गए और कुछ कर दिया और ऐसा हो गया ना, पूर्णकालिक रूप से आदमी समर्पित करे अपने आप को। तो ये किस तरह की पर्सनैलिटी हो सकती है? तो ये कम से कम भावनात्मक स्तर की पर्सनैलिटी तो है ही।
भावनात्मक का मतलब जो अपने लोगों को, अपने राष्ट्र को सुखी देखना चाहता हो, अपने राष्ट्र के दुखों को दूर करना चाहता हो, उनको वो दुखी नहीं देखना चाहता। इस तरह की भावना इन सब लोगों में रहती है जो कि अपने घर को छोड़ के, अपनी शादी वादी छोड़ के, ये सब छोड़ के और राष्ट्र के पथ पर चले जाते हैं। मैं उन सभी नेताओं की बात नहीं कर रहा हूं जो या तो उनके माता पिता कोई नेताओं में हैं तो वो लोग नेता बन गए, ये पारंपरिक नेतागिरी की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं उन इस तरह के उन लड़कों की बात कर रहा हूं जो छोटी उम्र से इन चीजों में रुझान रखते हैं, जो किन्हीं और वजहों से नेता बन गए, कुछ हो गए, वो उनकी बात नहीं कर। तो इनके अंदर राष्ट्र के लिए तड़प होती है, राष्ट्र के लिए दर्द होता है, लोगों के लिए एक अंदर भावनाएं होती है, वो कुछ करना चाहता है इस बारे में। वैसे ही मोदी जी के बारे में हमें सुनने को मिलता है कि वो आरएसएस में चले गए पूर्णकालिक रूप से, वहां ट्रेनिंग लेते हैं। आरएसएस की जो भी विचारधारा है, आरएसएस की विचारधारा कोई बहुत बहुत स्पष्ट नहीं है, शायद वहां के लोगों के लिए भी बहुत स्पष्ट नहीं है, क्योंकि मैंने कई लोगों से बातचीत की आरएसएस के, वो कुछ खास बता नहीं पाते। मैंने खुद आरएसएस की वेबसाइट को खंगाला, आज नहीं, आज से कई साल पहले खंगाला। हो सकता है कि अब तो उन्होंने उसमें कुछ डाल भी दिया, वहां कुछ बहुत डला हुआ नहीं था। मुझे आरएसएस की वेबसाइट देख के बहुत हैरत हुई थी। इतनी बड़ी सामाजिक संस्था देश की, इतना बड़ा सामाजिक संगठन जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, और उनकी वेबसाइट पर कुछ खास विजन जैसा कुछ नहीं था। वो एक ऐसी वेबसाइट लग रही थी जो सामाजिक कार्यों को करती है, बस इस तरह की एक ऐसा लग रहा था, जैसे कोई सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो लोगों को समस्या पड़ने पे उनकी हेल्प करता है। जैसे कहीं अकाल पड़ गया तो वहाँ खाना पहुंचा दिया, कहीं बारिश हो गई वो आ गया तो वहाँ हेल्प करने पहुंच गए, एक इस तरह का ऑर्गेनाइजेशन जैसा दिखता है। पर जैसा कि हम देखते हैं कि उनका एक राजनीतिक विंग भी है, भारतीय जनता पार्टी। तो उनके अपने संगठन में इस प्रकार का कोई बहुत वहां विजन नहीं है, लेकिन कभी कभी ये लोग बात करते हैं तो इनसे सुनने में ऐसा समझ में आता है, जैसे हिंदुत्व के बारे में जो इनके संरक्षक हैं वो बोलते हैं, है ना, हिंदुत्व का मतलब क्या है? हिंदुत्व का मतलब कि जिसका जन्म हिंदुस्तान में हुआ हो, माने धर्म से मतलब नहीं उसका, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, मतलब हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान में जन्मा है तो उसे ये हिंदू बोलते हैं। हिंदू माने हिंदुस्तान में रहने वाला कोई भी, इस तरह की बात करते हैं। इसका मतलब है कि इनका हिंदुत्व कोई उन लोगों को लेके नहीं है जो लोग अपने आप को हिंदू बोलते हैं। अच्छा, इस तरह का जो कंफ्यूजन है वो क्यों है? इस तरह का शब्द इन्होंने क्यों चुना? और इस तरह का शब्द चुना तो उसे ये बहुत ज्यादा प्रचारित क्यों नहीं करते? क्योंकि बीजेपी के बहुत सारे नेता हैं जो मुसलमानों के खिलाफ बोलते रहते हैं, या और जो दूसरी माइनॉरिटीज है उनके खिलाफ बोलते रहते हैं। और बीजेपी के ज्यादातर नेता सब आरएसएस से आए हुए, ज्यादातर जो दूसरी पार्टियों से भाग के आते हैं उन्हें उन्हें अगर छोड़ दिया जाए तो, मतलब जो प्रमुख नेता हैं। तो अब ये बात सोचने समझने की है कि वहां बहुत कुछ क्लियर है नहीं, या तो अंदर वो लोगों को कुछ, माने जो लोग बहुत वहां पे ट्रेनिंग लेके और बहुत नजदीक, माने किसी बड़े ओहदे पे पहुंच जाते होंगे, वहां उनके अंदर कुछ, उनकी अपनी अंदर कुछ ऐसी सोच समझ हो, या कोई अ, कुछ अलग से कोई ऐसा षड्यंत्र जैसा हो तो अलग बात है, उसका पता नहीं। खुले जनमानस में तो वो ऐसी कोई बात नहीं करते जिसे कोई कुछ बोला जाए, मतलब आरएसएस तो नहीं करता, तो आरएसएस से जो लोग आए हैं वो भी नहीं कर सकते, पर बीजेपी के मंच पर तो वो करते हैं।
अब हो सकता है कि वो वोट पाने के लिए करते हैं, ये भी संभव है। खैर, अब हम उसी मुद्दे पर लौटते हैं कि अब मोदी जी वहां पे उसकी सेवा में लग जाते हैं, आरएसएस की सेवा में। पहले तो सीधी सी बात है, ट्रेनिंग लेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या है, उनकी उम्र भी बढ़ती जाएगी, समझ भी बढ़ती जाएगी इस बारे में, और क्या समस्या है, इसका क्या किया जा सकता है, ये भी उनके अंदर सब चिंतन मंथन चलता होगा। हालांकि भले ही वो स्कूल में नहीं पढ़े, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उन्होंने जो राजनीति की किताबें हैं या समाज विज्ञानी की किताबें हैं वो उन्होंने ऐसे प्राइवेट नहीं पढ़ी होंगी, या बहुत सारे लोगों से चर्चा विचार विमर्श नहीं किया होगा। क्योंकि मैं अभी खुद 11 साल साधु रहा हूं, तो मुझे पता है कि साधु जीवन में 11 साल मेरा शायद ही कोई दिन ऐसा जाता होगा जब कि मेरा डिस्कशन किसी के साथ नहीं होता होगा। जिस भी मैं वहाँ अध्यात्म के लिए और समस्याओं के क्या कारण वगैरह इसके लिए गया था, तो मैं राजनीति में नहीं गया उस समय पे। मतलब राजनीति में जाऊंगा ऐसा मैंने नहीं सोचा था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि ऐसा कोई कारण है राजनीतिक उस समय पर। तो वैसे ही इनका भी वहां धीरे धीरे विकास होता गया और सोचते समझते गए, और कई चीजें इन्हें देखने समझने में आई होंगी, जैसे मुझे भी आई, कि हमारे देश में माइनॉरिटीज के लिए विशेष अधिकार है ना। माइनॉरिटीज बोले तो अल्पसंख्यक, मतलब जिनकी संख्या कम है, जिनके धर्म की संख्या कम है धार्मिक रूप से। तो ये समझ में बात आई कि अल्पसंख्यकों को विशेषाधिकार किस बात के लिए दिए इन लोगों ने या देने चाहिए। लेकिन हमारे संविधान में विशेष अधिकार हैं। विशेष अधिकार हैं इसका मतलब है कि उनका लाभ भी ये उठाएंगे, लाभ ले ही रहे होंगे। तो अब अगर कोई बच्चा जो अभी बड़ा हो रहा है, ग्रो हो रहा है, और वो देख रहा है कि उसका समाज में प्रॉब्लम है, उसका समाज गरीब है, उसके समाज को देश से जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, फिर वो थोड़ा बड़ा होता है और वो देखता है कि अच्छा, जो माइनॉरिटीज हैं खाली केवल उनकी क्योंकि संख्या कम है इसलिए उनको विशेष अधिकार होगा। क्या ये बात अन्यायपूर्ण नहीं लगेगी किसी भी बच्चे को या किसी टीनेजर को जो ग्रो कर रहा है, जो ये समझना चाह रहा है कि आखिर इन समस्याओं का कारण निवारण क्या है ना। जैसे जो जनरल कास्ट के लोग हैं, जब वो देखते हैं कि रिजर्वेशन की वजह से आधे 50% जॉब जो हैं वो आ, कम पढ़े लिखों को या जिनके नंबर कम है उनको चली जाती है, तो वो सोचते नहीं होंगे अपने अंदर, या उनका जो कोई नेता होता होगा उसको ये दिमाग में सवाल नहीं उठता होगा कि भाई ज्यादा योग्य तो ये हैं, लेकिन रिजर्वेशन की वजह से ये जॉब इन लोगों को चली जा रही है। तो कहीं सवाल तो उठता है ना। जैसे महाराष्ट्र के लोगों को ये सवाल तो उठता है ना कि यूपी से बिहार से आके वहां लोग कम पैसे में काम करते हैं, तो फिर या तो उनके लोगों को कम पैसे में काम करना पड़ता है उस वजह से, और या उन्हें काम ही नहीं मिलता है, और फिर वहां बाल ठाकरे जैसे और इस तरह के नेता खड़े हो जाते हैं। तो आखिर कहीं ना कहीं ये जो अन्याय हो रहे हैं हमारी व्यवस्था में, हमारी खराब व्यवस्था में, इसे खराब व्यवस्था ही बोलेंगे, तो जो खराब व्यवस्था में अन्याय हो रहे हैं और उसमें जो ऐसे बच्चे ग्रो कर रहे हैं कि जो इन सब चीजों से चिंतित होते हैं, राष्ट्र की स्थिति से, अपने अपने जो लोग हैं उनकी स्थिति से चिंतित होते हैं, उनके दुख से परेशान होते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं, तो वो क्या सोचते होंगे इनके बारे में कि भाई ये इस तरह के नियम हमारे बुजुर्गों ने क्यों बना दिए। अम्बेडकर जी या उस समय और भी जितने भी सारे लोग थे जिन्होंने संविधान बनाया, तो क्यों क्यों ऐसा बनाया, वहां सबको समान ग्राउंड पे क्यों नहीं रखा। तो
ये एक अलग टॉपिक है कि वो ऐसा क्यों नहीं कर पाए, समझदारी कम थी या उनकी अपनी कोई दूसरी मजबूरियां थी उस समय पे, क्योंकि रजवाड़ी व्यवस्था से और लोकतंत्र में आने में बहुत सारे कंप्रोमाइज करने ही पड़ते हैं, यूं ऐसे सीधे सीधे ट्रांजिशन नहीं हो जाता है। लेकिन जो आज का बच्चा है वो तो सोचेगा ना इन सब चीजों से कि भाई आखिर ये क्यों ऐसा, किस लिए। तो जैसे मैंने माइनॉरिटीज का एक बताया है ना, एक रिजर्वेशन का बताया, चूंकि सरकारी संसाधन कम है, स्कूल थोड़े, नौकरी थोड़ी, तो सीधी सी बात है कि उसके लिए मारा मारी रहेगी समाज में। तो ये अंदर ये सब चीजें आती हैं कि इनका क्या किया जाए, मतलब ये अन्याय तो हो रहा है। अच्छा ऐसा ना किया जाए तो पता चलता है कि जो गरीब है फिर उनको वो नौकरियां भी नहीं मिलेंगी, तो उनके साथ अन्याय हो जाएगा। तो क्या किया जाए, तो ऐसा लगता है कि अच्छा नौकरी खूब सारी निकालो। और आदमी इस तरह से सोचते सोचते वो ऐसा सोचने लगता है कि शायद जो प्रधानमंत्री अब तक बने हैं वो ज्यादा योग्य नहीं है, और मैं, या वो करना नहीं चाहते, वो कोई अमीर घराने से है या क्या है, मैं गरीब घराने से हूँ, मैं गरीबों का दर्द जानता हूँ, तो मैं जब वहां पहुंचूंगा तो मैं कुछ करूंगा, ऐसा आदमी सोचने लगता है। सीधी सी बात है, मोदी ने भी सोचा होगा, मोदी जी ने भी। और इसका उदाहरण भी है, वो जब वो मुख्यमंत्री थे वो खुद ही बोलते थे 2014 में कि इलेक्शन में कि मैं आऊंगा तो 35 रुपए पेट्रोल और 25 रुपए डीजल और 250 रुपए का सिलेंडर और ऐसे ऐसे कर दूंगा। और इसी के लिए लोग उन्हें लेके भी आए कि यार बढ़िया है, अगर ये चीजें सस्ती हो जाएंगी तो हमें कुछ पैसे बचेंगे, तो हम कुछ और कहीं खर्चेंगे। लेकिन फिर वो आए, यहाँ आते हैं, लोग उन्हें मौका दे देते हैं, प्रधानमंत्री वो बन जाते हैं, और फिर उन्हें आके पता चलता है कि नहीं, पेट्रोल तो 100 रुपये लीटर करना पड़ेगा, डीजल 90 के ऊपर करना पड़ेगा, सिलेंडर जो है वो 1000 के ऊपर करना पड़ेगा। क्या हो जाता है वहां जाके कि उनके पहले के जो प्रधानमंत्री थे उनसे भी ज्यादा महंगाई कर देते हैं, या करनी पड़ती है, यहां बोलना पड़ेगा कि करनी पड़ती है। क्या हो जाता है ऐसा, है ना। तो इस तरह के फैसले वहां क्यों लेने पड़ते हैं जो गरीबों को के और उल्टे, मतलब गरीबों को और गरीब बनाने की जैसी दिशा में चले जाते हैं। क्योंकि सीधी सी बात है, गरीब और मध्यम वर्ग, बाइक और इत्यादि जो है उनको चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, जो अमीर वर्ग है, जो केवल 10% है, उसके लिए तो कितनी महंगाई हो जाए उसे तो कोई फर्क पड़ता नहीं। उसे तो 100 रुपए का डीजल पेट्रोल हो जाए, चाहे 500 रुपए का हो जाए, ज्यादा इस्तेमाल भी वही करते हैं, कारें वगैरह वगैरह। लेकिन इस सब का जो कुल मिला के असर पड़ता है वो पड़ता है गरीबों पर ही, है ना, क्योंकि तेल किससे निकलेगा, तिलों से ही निकलेगा। सारी जो इकोनॉमी है वो तो गरीब पर ही लगी रहती है। तो अब ऐसा आदमी क्या करे, मतलब अब उसे ऐसा लगता है कि उसके दिमाग में कुछ आइडिया आते हैं कि अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो शायद ठीक हो जाएगा, ऐसा कर दूंगा तो ठीक हो जाएगा, कोई ना कोई आइडिया। जैसे प्रधानमंत्री जो मोदी हैं, उनके पास भी, उनके दिमाग में भी कुछ होगा ऐसा जो, क्योंकि जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं थे, प्रधानमंत्री नहीं थे, तो तब तक उनके पास तो ऐसे लोग भी नहीं थे जिनसे वो सलाह मशवरा कर सकें। न अर्थशास्त्री उनके संपर्क में होंगे, न राजनीतिक शास्त्री होंगे, न समाज शास्त्री होंगे, इस तरह के कोई नहीं होंगे। अब तो वो भी बहुत सारे, अब उनसे वो सलाह मशवरा भी करते होंगे, विचार विमर्श भी करते होंगे, बहुत सारा डाटा उनको मिला होगा। वो उन्हें बताते होंगे कि महंगाई करने से फायदा होता है कि क्या करने से फायदा होता है। अब उनके उनके अंदर में कुछ
बात होगी कि भाई मैं ऐसा कर दूंगा, तो जैसा सोचते हैं कि वो कह रहे हैं कि 2047 तक मैं देश को विकसित अवस्था में लाके खड़ा कर दूं, मतलब कुछ होगा दिमाग में। अब वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, क्योंकि हम देख ही रहे कि प्रधानमंत्री जी की कई बातें जो वो प्रधानमंत्री बनने के पहले बोलते थे और बाद में आके वो कुछ उल्टा ही कर रहे हैं। मतलब यहाँ आके उनकी समझ बदलती है। अब उन्हें, चूंकि अब वो 400 के पार की बात कर रहे हैं सीटों की, तो 400 के पार की सीटें तो तभी जरूरत है जब संविधान में मूलभूत आपको कोई बदलाव करने हो, नहीं तो 400 सीट की कोई जरूरत है नहीं, है ना। 400 सीट का मतलब 2/3, 543 हैं, तो कितना होगा, 300, मेरे ख्याल है 70 के आसपास, 368, 64, 70 ऐसी सीटें चाहिए 2/3 बहुमत के लिए। तो सेफ जोन लेके चले तो 400 से ज्यादा, तो माने 400 सीट की वो सोच रहे हैं, इसका मतलब है कि क्योंकि सरकार चलाने के लिए तो 300 सीट बहुत है, क्योंकि 272 तो आंकड़ा है, और भाई 10, 15, 20 जो है वो 18, 15, 18 ऐसे समझ लो कि कोई दूसरी पार्टी में प्रेशर ना बनाए कभी, है ना, कभी एक सीट एक नंबर से सरकार गिर गई अटल बिहारी जी की तरह, ऐसे ना हो। तो मतलब सेफ जोन, मतलब 300 सीट बहुत है। तो अगर 400 सीट का आंकड़ा कोई मांग रहा है, इसका मतलब है कि उनके अंदर में संविधान के कुछ मूलभूत चीजों को बदलने का कोई आइडिया है। अच्छा, कमाल की बात यह है कि वो इस आइडिया, इन आइडियाज को वो लोगों में अभी नहीं डाल रहे, मतलब लोगों के साथ चर्चाओं में नहीं जा रहे, लोकतांत्रिक रूप से वो नहीं सोच रहे, या शायद वो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर मैं इस तरह की चीजों को अभी बताऊंगा तो जो ऐसे लोग हैं कि जो संविधान में बदलाव देखना नहीं चाहते, वो कहीं वोट ना करें और इनको 400 सीट ना आए। तो अभी वो ऐसा ऐसा सब बोल रहे हैं कि जिससे कि भाई इतने लोग वोट कर दें कि वो 400 सीट तक पहुंच जाएं, और एक बार पहुंच जाएंगे तो 5 साल के लिए उनके हाथ में स्थिति है, और फिर वो जो करना है बदल डालेंगे उतने सब नियमों को। लेकिन वो कौन से नियम है जिन्हें बदलना है? अच्छा, उन्हें बदल के उनकी जगह पे कौन से नियम लेके आओगे? जैसे इन्होंने अभी पीएमएलए का नियम इतना सख्त किया कि जो ईडी जिसको पकड़ेगी भ्रष्टाचार में, तो वो उसको जब तक बेल नहीं मिलेगी, जब तक के ये सिद्ध ना हो जाए कि भाई कि प्राइमा फेसी जो है, ऐसा ना लगने लगे कि हाँ इनने कुछ किया है, जरा भी कुछ लगे कहीं से, तो तब तक वो जेल में रखोगे। 1 साल रहे, 2 साल रहे, 5 साल रहे, पता नहीं कब तक रहे। और ऐसा इन्होंने कई सारे लोगों को रखा, तो अब सुप्रीम कोर्ट भी इस बात के लिए चिंतित हो गया कि इस तरह से तो ये कितने लोगों को पकड़ के रखे रखे। तो इस कानून की जो मुश्किल है वो अब लोगों को समझ में आने लगी है, जजों को भी समझ में आने लगी है, क्योंकि जिन पे आरोप रहता है वो हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वहीं बेल के लिए अर्जी लगाते हैं, और वहां उन्हें, चूंकि कानून ऐसा है, तो उन्हें जो है ये अर्जी निरस्त करनी पड़ती है कि नहीं तुम बेल नहीं ले सकते। उन्हें भी समझ में आता होगा यार, इसके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, कोई मनी ट्रेल नहीं मिल रही है, कुछ नहीं हो रहा है, और हम इसे बेल भी नहीं दे रहे हैं, तो वो भी सोचते होंगे ना कि भाई ये तो ठीक नहीं है ऐसा। इतना लंबा समय तो नहीं चलेगा, इसके लिए कोई टाइम तो फिक्स करना चाहिए, तो या तो इतने दिन में कुछ लाओ, वरना नहीं तो फिर बेल हो जाएगा, बेल देके और बाद में कोर्ट कानून करते रहो अपना। उसका वर्तमान क्यों खराब कर रहे हो? नहीं गिल्टी निकला बाद में तो आप 10 साल किसी को रखोगे और बाद में आप बोलोगे कि इसके खिलाफ कुछ नहीं निकला और फिर छोड़ दोगे, वो 10 साल का कौन रखेगा? ये तो अन्याय हो जाएगा। ये तो जो संविधान का मूल अ, न्याय की जो मूल डेफिनेशन है, उसी के खिलाफ बात हो जाएगी।
क्योंकि ईडी के थोड़े से लोग हैं, वो किस किस केस पे देखेंगे, वो तो कितने सारे केसों को लेके चल रहे हैं। आज इस पे बात कर रहे हैं, 2-4 महीने बाद किसी और पे नंबर आएगा बात करने का, तो ये तो बहुत लंबा होता जाएगा। कोर्ट भी थोड़ी है, रोज रोज ट्रायल भी नहीं हो सकता है, मतलब 10 साल चल सकता है केस। तो 10 साल तक आदमी जेल में पड़ा रहेगा, बेल नहीं मिलेगी उसको। तो ये सवाल अब उठने लग गया है। कब उठने लग गया है? जब ये केसेस ज्यादा हो गए। अगर इक्का दुक्का केस होता रहता तो ये सवाल भी नहीं उठता, ऐसा लगता है ठीक ही है, चलो कुछ करा होगा तो इसके ऊपर रिमांड होनी चाहिए। लेकिन अब जब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक हो रहा है, और तभी सवाल खड़ा हो रहा है। और अभी तो सुप्रीम कोर्ट ने ये संज्ञान ले लिया, मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट में भी जब मोदी जी के लोग पहुंच जाएं, या कोई वो ऐसा कानून बना दें कि भाई सुप्रीम कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस बनेंगे या ऊपर के जितने भी 4-6-10 जस्टिस बनेंगे, उसमें सरकार का हाथ रहेगा कि वो किन को वहां जज बनाए। तो कुल मिला के समझ लो कि ईडी, सीबीआई, इनके जैसा जज भी, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो भी उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाने लगे, सरकार की हाँ में हाँ। तब क्या होगा? तो तब ये डिक्टेटरशिप जैसी स्थिति खड़ी हो जाएगी, जो अभी दिखाई दे रही है कि उस तरफ जा रही है। अभी पूरी तरह से हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट में जो लोग हैं वो ऐसा दिख रहे हैं कि वो अभी सरकार के अंडर में नहीं है। जैसे जैसे चुनाव आयोग में हमें लोग दिखते हैं कि भाई वो सरकार के खिलाफ जाते नहीं, ज्यादातर सरकार के हिसाब से काम करते हैं। हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट हमें दिख ही रही है कि उनकी इतनी हैसियत होती नहीं है कि वो सरकार को के खिलाफ जा सके, सरकार के किसी कार्य में। हाई जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें अभी ऐसा है। लेकिन सपोज करो कि कल को वो भी जो है सरकार के खिलाफ ना जाए, तब क्या होगा? क्या तब किसी भी आदमी में हिम्मत बचेगी, या पोजीशन के लीडर्स में हिम्मत बचेगी कि वो जो मौजूदा सरकार है उसके खिलाफ जाए और उसकी किन्हीं चीजों का विरोध करे या कुछ ऐसा करे? नहीं करे, क्योंकि जेल में कौन जाना चाहेगा। तो ऐसा तो कोई इक्का दुक्का लोग होता है ना, जो कि जिसमें जनता का जो दिल है, जनता के दुखों से जो दुखी होता है। जैसे आप रशिया में देखें कि जो नवाल्नी था उनको जेल में डाल के और मार दिया उनको, और नवाल्नी ने स्वीकार भी कर लिया कि चलो भाई जो मर्जी हो, झुकेंगे नहीं, और पूरा जो है उनके खिलाफ बात उठाएंगे। उठाई और उनका ये हाल हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि वहां पे सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी हो, सब सरकार के अंतर्गत है। सरकार के खिलाफ कोई सुप्रीम कोर्ट भी जरा भी कुछ चूं नहीं करता है। जैसे चाइना है, चाइना में कोई सुप्रीम कोर्ट सरकार के केसेस में सरकार के खिलाफ नहीं जाता। कोई हो जाए तो किसकी हिम्मत बचेगी? कौन अपनी जिंदगी खराब करना चाहता? कोई इक्का दुक्का आदमी आएगा जो अपनी जिंदगी खराब करेगा, और उसकी भी खराब होगी, कुछ बदलेगा नहीं। जैसे चाइना में कुछ बदला नहीं है, 83 जन 87% वोट पुतिन को चला गया। इतना अंधा वोट कहाँ गिरता है? रसिया की कोई माली हालत इतनी बेहतर तो है नहीं है कि वहां के लोग बड़े खुश हैं भाई। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये इशारा करती हैं कि कोई आदमी हिटलर या डिक्टेटर बनने की राह पर किन कारणों से चला जाता है। सिंपल सी बात है कि वो जाता तो इस वजह से है कि राष्ट्र के लोगों को सुख मिले, समृद्धि मिले, अच्छा हो। कोशिश भी करता है समय समय पर वहां, अगर उसको मौका मिल गया और पहुंच भी गया मेन पॉलिटिक्स में,
तो फिर वहां उसे लगता है कि जो जो उसे कुछ खराब जैसा लग रहा है, संविधान में खराब लग रहा है, कुछ कर रहा है, तो वो उसे ठीक करना चाहता है। और उसके ठीक करने के लिए उसे ऐसा लगता है कि मैं यहाँ ठीक करने जाऊंगा तो मेरे पास उतनी सीट नहीं है। अच्छा, सीट तो मिल गई हैं, लेकिन अब यहाँ संवैधानिक कई सारी संस्थाएं हैं, जैसे कोर्ट है, और आपका चुनाव आयोग है, मीडिया है ना, आरबीआई है, जो स्वायत्त टाइप की संस्थाएं हैं संवैधानिक। तो वो उन्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करता है। मतलब अगर समझाने से मान जाती हैं तो ठीक है, समझाने से तब मान सकती हैं जब उसके पास कोई ऐसा आइडिया हो कि भाई चलो, उनको भी लग रहा हो कि ठीक है। लेकिन अगर वो अपने आइडिया से इनको सहमत ना कर पाए तो फिर क्या हो कि अब उसे इन्हें जबरदस्ती करना पड़ेगा। तो ताकत तो प्रधानमंत्री के पास बहुत होती है, आप देख ही सकते हो, भारत में सबसे ज्यादा ताकत उसी के पास है। प्रधानमंत्री ही राष्ट्रपति कि किनको राष्ट्रपति बनाना है, उन्हीं का हाथ रहता है उसमें। तो आप देख सकते हो कि प्रधानमंत्री फिर उसके पास क्या चारा बचता है इसके अलावा कि वो जितनी भी स्वायत्त संस्थाएं हैं संवैधानिक, उनको वो साम दाम दंड भेद से अपने हिसाब से चलाए, क्योंकि तभी वो उन सारी चीजों को कर सकता है जो वो सोच रहा है। अब जो वो सोच रहा है वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। क्यों गलत सही हो सकता है? क्योंकि वो कोई खुले में चर्चा नहीं कर रहा। अगर खुले में चर्चा करे तो चर्चा करने से पता चल जाए कि इसमें ये खामी हो सकती है, इसमें ये प्रॉब्लम हो सकती है, और फिर वो लोकतांत्रिक तरीका हो जाएगा कि भाई लोगों के बीच अपनी बात रख दो। प्रधानमंत्री ऐसा भी कर सकते हैं कि उनके दिमाग में जो भी आ रहा है कि भाई ऐसा ऐसा करने से देश के हालात, जो 2047 की बात कर रहे हैं कि 2047 तक मैं इसे विकसित कर दूंगा, तो पूरा प्लान रख दो जनता के सामने, है ना, कि भाई मैं ऐसा करना चाहता हूं, उसके लिए ये नीतियां बदलनी पड़ेंगी, और ये नीतियां बदलने से ऐसा हो जाएगा और ऐसा ऐसा हो जाएगा, रख देना चाहिए उसे। और जो सरकार के लोग हैं वो भी, जो दूसरे विद्वान लोग हैं वो भी, जो सरकार के अपोजिशन लोग हैं वो भी, सब उस पर चिंतन मनन करें और अपनी राय दें कि भाई इससे फायदा हो सकता है कि लॉस हो सकता है, क्या हो सकता है ना। इसके लिए खुली चर्चा प्रधानमंत्री रख सकते हैं, खुली विद्वान, सारे विद्वानों को बुला के, और इससे इनका भी ज्ञान वर्धन होगा। नहीं तो पता चला कि जो ये सोच रहे हैं वो कर बैठे और उसका उल्टा रिजल्ट आ गया। जैसे इन्होंने नोटबंदी कर दिया, अब नोटबंदी किसी को बताया नहीं, तो खुद ही सोच लिया कि नोटबंदी से ब्लैक मनी खत्म हो जाएगा और जो आतंकवादी है उनकी नब्ज कट जाएगी और ये हो जाएगा और वो, अब खुद ही अपने आप ही। अगर इन सब चीजों को ये लोगों के समक्ष रखते और फिर उससे कुछ निकल के आता, और फिर अगर ऐसा डिसीजन होता कि चलो नोटबंदी करने से फायदा होगा, तब नोटबंदी करते, एक तरीका वो था। और एक यूं अचानक कर दिया, तो चलो अभी तो इनके पास ऐसी सीटें थी कि इनकी सरकार नहीं गिर गई। नहीं तो अगर मिलीजुली सरकार होती तो ऐसा लेते सरकार गिर जाती, तो सरकार तो बच गई इनकी। लेकिन उसके नुकसान हम और आप देख ही रहे कि कितने बड़े नुकसान हो, उसका कोई फायदा अभी तक दिखाई पड़ता नहीं है किसी भी रूप में। ऐसे इनके बहुत सारे वो हैं। अब टैक्स को एक करना चाहते थे, लेकिन अब तो क्या ही टैक्स है, 6-7 हो गए, 5 तो ऐसे ही हो गए, और 5 स्लैब हो गए, और वैट और ये और भी जो ये वाला सेस वो वाला सेस, मतलब फिर वो उनकी संख्या बढ़ती चली जा रही है, वो भी ठीक से नहीं कर पाए। तो कहने का मतलब एक तरीका तो है लोकतांत्रिक टाइप का कि अपनी बात रख दो, अब लोग अगर सहमत हों तो उसे करेंगे, नहीं है तो नहीं करेंगे, मतलब सबको सहभागी बना के चले। एक आदमी को यह रहता है कि वो अपनी बात समझा तो पाता नहीं है ढंग से। ये मैं
उसकी बात बता रहा हूं कि जो आदमी डिक्टेटर की राह पे चला जाता है उस वहां पे क्या प्रॉब्लम होती है। तो वो अपनी बात तो समझा नहीं पाता है लोगों को, कोई भी वजह से, उसके पास शब्दों की कमी है, या अभी अनुभव की कमी है, या सच में वो उतना ज्ञानी नहीं है कि उसे तो कोई चीज ठीक लग रही है, मगर अगर वो उसे लोगों के बीच रखता है तो वहां से पता चलता है कि नहीं, ये तो गलत है। तो वो उसे फिर खुद की ताकत से करना चाहता है। यही डिक्टेटरशिप होती है कि फैसला वो आदमी अपने अंदर कर लेता है, और उसके लिए जो जरूरी ताकत है उसको पाने की कोशिश करने लगता है। जैसे 400 सीट चाहिए, तो संविधान में ये एक ताकत है कि जिसके पास 400 सीटें होंगी, मतलब 2/3 बहुमत होगा, तो वो संविधान के बहुत बड़े हिस्से को भी बदल सकता है। ये ताकत उसको मिल जाएगी। अब सोचो कि कल को 400 सीटें इनके पास आ गई, मान के चलो कि आ गई, तो उस समय इनके पास तो ताकत हो जाएगी कि ये जो करना चाहेंगे करेंगे। संवैधानिक रूप से कोई इन्हें रोक नहीं सकेगा। जो इन्हीं के लोग हैं 400 में, उनमें किन्हीं की हिम्मत नहीं होगी कि इनके खिलाफ जाए, क्योंकि जनरली हम लोग देखते ही हैं कि इतनी आसानी से कोई खिलाफ जाता नहीं। कोई एक आध जाएगा भी तो उसको देख लेंगे 400 में, क्योंकि 367, 68, 64 ऐसी ही चाहिए, तो भी काफी बचेंगी सीटें। उसके लिए इन्हें ये सब करना पड़ रहा है, क्योंकि विनिंग कैंडिडेट इनके पास है नहीं। तो अब कांग्रेस से आ जाएं कि आम आदमी पार्टी से आ जाएं कि वहां से उठा लो, क्योंकि 400 लोग जिताने के लिए तो चाहिए। खाली मोदी जी के नाम से तो 400 लोगों को, ऐसा तो है नहीं कि किसी को भी खड़ा कर दो और मोदी जी के नाम पे वोट मिल जाएगा और जीत जाओगे। अगर ऐसा होता तो फिर ये कांग्रेस के लोगों को लेने की जरूरत नहीं थी, दूसरे जगह के आए हुए लोगों को लेने की जरूरत नहीं थी। अपनी अपनी छवि साफ रखते हैं। अब उनको ईडी के द्वारा पकड़ रहे हैं, फिर उन्हें अपने में मिला के ईडी से हटा दे रहे हैं। इससे इन्हीं की स्थिति खराब होती है। लेकिन इन्हें लगता है कि इसके अलावा आप कोई वो नहीं, क्योंकि ये भी बात अगर ये खुले में रखें, अपने कम से कम अपनी पार्टी में इस बात को रखें कि भाई क्या हमारे पास 400 ऐसे लोग हैं कि जो हमें ये दूसरी पार्टियों से लोग लेने ना पड़े जीतने के लिए। इतनी पुरानी पार्टी बीजेपी, और अब तक 400 ऐसे लोग नहीं खड़े कर पाई, या 400 ऐसे लोग नहीं ढूंढ सकती समाज में कि जो विनेबिलिटी हो जाए जिनसे। एनी हाउ, तो मतलब आइडियोलॉजी उनके पास है नहीं इस तरह की, ये बात दिख रही है कि मोदी जी के पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं है कि जिसे वो पहले ओपन करके लोगों के सामने रखें और लोगों की एक राय बनाएं, और आधे से ज्यादा लोगों को उसके लिए सहमत करें और फिर आगे बढ़ें। अगर ऐसे करें तो ये तो हो जाएगा लोकतांत्रिक तरीका, जिसमें ये फाइटिंग वगैरह होने की जरूरत नहीं पड़ती है, जिसमें सबका सहयोग होता है, ज्यादातर लोगों का, कि भाई ठीक है, और फिर उसका रिजल्ट अच्छा है बुरा है, सब लोग सहभागी उसमें होते हैं, क्योंकि सबने सोचा समझा। क्योंकि आइडिया है, आइडिया में तो कोई गलती भी हो सकती है। लेकिन जब आदमी किसी को बताए नहीं, चुपचाप रखे, और इतनी शक्ति जुटाने का काम करे कि जब वो उसे उसे बदल सके, तो ये जो तरीका है, ये जो सोच है, ये है डिक्टेटरशिप की। और ये आती तभी है, उसी आदमी को आती है कि जिसके सीने में समाज के लिए दुख तो है, कि वो उनके दुखों से दुखी होता है और उन्हें सुखी करना चाहता है, लेकिन आइडियोलॉजिकल रूप से करप्ट है। आइडियोलॉजी उसके पास ऐसी नहीं है कि वो लोगों को पहले बता के उन्हें कन्विंस कर सके, उन्हें सहमति कर सके। यही सबसे बड़ा बिंदु होता है। आपको जो मैं अब इतनी देर से इस बात को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि कोई भी व्यक्ति डिक्टेटर आखिर बनता क्यों है।
तो वो इसी आधार पे बनता है कि उसे तो लगता है कि वो जो सोच रहा है ठीक है, उस अकेले को, या उसके बहुत नजदीक में कोई इक्का दुक्का लोग होते हैं उनको भी लगता होगा कि ठीक है, आप जो करेंगे या कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो जनमानस में उस बात को नहीं रखता कि भाई सभी लोग चेक कर लो अपने अपने ढंग से। ये वाली जो प्रॉब्लम है, ये मेन वजह है कि उसके पास ऐसी कोई आइडियोलॉजी नहीं होती जो आइडियोलॉजी के दम पर वो 2/3 बहुमत पाए, आइडियोलॉजी के दम पर। तभी फिर उसे ये करना पड़ता है कि कांग्रेस का आदमी तोड़ लिया, आम आदमी का तोड़ लिया, नहीं टूट रहे तो जेल में डाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और चूंकि अभी सुप्रीम कोर्ट उनके 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 आदमी वहाँ है नहीं है, तो अब वो जब इस प्रकार के फैसले बदल देते हैं तो फिर इन्हें और मुश्किल पड़ती है। अब जैसे संजय सिंह जी को बेल मिल गई, तो अब इससे ऐसा लग रहा है कि औरों को भी जल्दी मिल जाएगी। और नहीं भी मिले तो भी संजय सिंह भी अपने आप में एक दूसरा केजरीवाल है। वो दूसरे केजरीवाल जी हैं कि केजरीवाल जी जिस तरह से कैंपेन करते वो ये अकेले वैसे ही कर डालेंगे। तो अब बीजेपी को कुछ और सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि वो कुछ और टाइट हो, कुछ कुछ और कर लें, या कोई और तरीका सोचे। ऐसे ऐसे ऐसा आदमी जो है वो और गिरता चला जाता है उस चीज में। क्यों गिरता चला जाता है? क्योंकि किन्हीं को किन्हीं को सहयोग में ले नहीं रहा है, और उसी खुद के दिमाग में कोई आइडिया है, चिंतन मनन उसका वो लोगों के साथ बैठ के कर नहीं रहा है खुले में, तो उसी के ऊपर सारा प्रेशर रहता है। अब या तो कोई ऐसा डिक्टेटर कई बार सफल हो जाता है, सफल होने मतलब डिक्टेटर बनने में, देश को ऊंचा उठाने में सफल हो रहा है कि नहीं, ये तो नीतियों के ऊपर बात है कि उसने जो सोच रखा है वो ठीक है कि गलत है, वो तो उस पर निर्भर करता है। लेकिन लेकिन डिक्टेटर बनने में सफल हो जाता है, जैसे पुतिन हो रखे हैं, चाइना में हो रखा है, कोरिया में हो रखा है, पर ऐसा बहुत कम होता है। क्योंकि जनरली आम लोग जो हैं वो डिक्टेटरशिप पसंद नहीं करते, कोई भी भय में कोई नहीं जीना चाहता। डिक्टेटरशिप का मतलब ही है कि आपको कभी कुछ सरकार के खिलाफ कुछ खराब भी लग रहा हो तो आप डर के मारे बोलोगे नहीं, नहीं तो उठा के जेल में न डाल दें। एक भय हो जाता है, और ऐसी भय में कोई नहीं रहना चाहता। तो आम जनता जो है वो 2/3 बहुमत देने से डरती है। इसलिए आप देखेंगे कि ऐसा बहुत रेयर होता है दुनिया में कि किसी एक पार्टी को 2/3 बहुमत मिल जाए, डिक्टेटर वाली जगहों को छोड़ दें तो। अब बोलने को तो रशिया में इलेक्शन हुए हैं, लोकतंत्र है, पर आप देखते ही हो नहीं है। चाइना में एक ही पार्टी का राज है, कोरिया में एक ही पार्टी का राज है। ऐसे लगता है कि वो लोगों से वोट लेते हैं, पर उनका कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि वो कभी अपने अपोजिट में किसी भी ऐसे आदमी को खड़े होने का मौका ही नहीं देते कि जो जिसमें कोई बात हो कि लोग उसे वोट करें। इसलिए ये झंझट होती है। इसलिए ज्यादा डिक्टेटरशिप वाले तरह के जो लोग हैं वो मार खा जाते हैं, वो सफल नहीं हो पाते, बहुत कम चांस होता है। एक तो इस तरह के लोग प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, यही बड़ी बात हो जाती है। और वहां पे अगर इस तरह का करें तो बहुत जल्दी होता है कि जनता उन्हें जो है उतार देती है अपनी नजरों से, उनके इन्हीं ये जो जोर जबरदस्ती वाली एक्टिविटी की वजह से। क्योंकि जनता को तो नहीं पता कि केजरीवाल ने और इन्होंने आम आदमी पार्टी ने ये भ्रष्टाचार किया कि नहीं किया, क्योंकि जनता को मालूम नहीं है। जनता को तभी मालूम चलेगा जब ईडी वगैरह कोई कोई सबूत वबूत निकाल लेगी। और
जनता के बीच रख देगी, तब तक तो सब परसेप्शन का खेल है। तब तक तो इनके एक्शन से क्या हो रहा है ऐसा जनता समझेगी, समझने का प्रयास करेगी। और इसमें ऐसा ही लग रहा है, अगर आप देखें कि 95% जो मुकदमे हैं ईडी के द्वारा, वो विपक्षी लोगों के खिलाफ है ना। इस तरह की बहुत सारी बातें, वो सब आप टीवी न्यूज में सब देख ही रहे हैं, तो वो उस पर मुझे बताने की जरूरत नहीं है। इस पर क्या है कि समाज बढ़ जाता है बुरी तरह से। कुछ समाज केजरीवाल की ओर बढ़ जाएगा, कुछ कांग्रेस की ओर बढ़ जाएगा, कोई क्षेत्रीय पार्टियों की ओर बढ़ जाएगा, कोई थोड़ा बहुत इनकी ओर बढ़ जाएगा। नहीं पहुंचेंगे 400, 400 भी नहीं पहुंचेंगे। और मान लिया कि 250, 300 ऐसे, 300, 350 ऐसे तक पहुंचते रहेंगे। तो अब वो आदमी जो है कुल बुलाता रहता है। जैसे मोदी जी हैं और मोदी जी के दिमाग में कोई आइडिया है और वो 400 सीट होने के पहले उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, और वो लोकतांत्रिक टाइप के आदमी है नहीं जो उस आइडिया को लोगों के बीच रखें, तो ये मामला जो है ऐसे फंसा जैसे रह जाता है, उनके दिमाग में रह जाता है। और आदमी को कुलबुलाहट होती है, तो वो कुछ ना कुछ सोचता है कि अच्छा अच्छा इसको काबू में कर लो, इसको काबू में कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। ऐसे करके कोई चांस होता है कि वो सफल हो जाता है, नहीं ज्यादातर मामला जो है वो अपने पैरों पे खुद ही कुल्हाड़ी मार लेता है। जैसे मैंने अभी थोड़ी समय पहले वीडियो बनाया कि अभी ये सब जो हो रहा है इसमें केजरीवाल जी को ही ज्यादा फायदा होगा राजनीतिक तौर पर, क्योंकि जिस तरह का केस है जिसमें कोई सबूत नहीं, कोई कोई टेल नहीं, मनी टेल, कोई 2 साल से उस पर ईडी लगी हुई है ना। ईडी के पास तो सब होता है, वो तो मोबाइल खंगाल लेगी, कब किससे कौन मिला, क्या बातचीत हुई, क्या हुआ, बहुत ताकत होती है। और अगर वो 2 साल में भी नहीं खोज पा रही है तो ज्यादा चांस इसी का है कि नहीं कुछ मिलेगा। ज्यादा चांस यही है कि बस ये इनको इलेक्शन से बाहर रखना ही चाह रहे थे बस। और इस तरह का परसेप्शन जनता में जाएगा तो जनता क्योंकि अपने आदर्श पुरुष को ऐसी टुच्ची हरकतें करते हुए नहीं देखना चाहती है। वो चाहती है कि भाई लोकतंत्र का देश है, तो लोकतांत्रिक ढंग से आप कुछ भी करो, जो भी करना है लोकतांत्रिक ढंग से करो। आपको जो करना है रखो हमारे सामने, हम लोग भी तो उस पर चर्चा करें, देखें तो क्या है। ये ऐसे बंद कमरे में आप किसानों के लिए 3 रूल बना दोगे, किसानों से पूछोगे नहीं, आपको लगता है कि बस ये उनके पक्ष में है, किसानों से पूछोगे नहीं कि उनके पक्ष में है कि नहीं। किसान एमएसपी के लिए बनाने के लिए बोल रहे हैं, आप बनाओगे नहीं, आपको लगता है कि नहीं वो ठीक नहीं है बनाना। मतलब इसे आप जनता के नुमाइंदों को बैठा के, जो जनता की ओर से चुन के आए, कोई भी समितियां इस तरह की 150, 200 लोगों को बिठा के, आप उनसे क्यों नहीं इस पर विचार विमर्श कराते हैं कि आप उनके सामने अपनी सारी बातें रखें कि देखो भाई ये पॉइंट है, और अब आप जनता की ओर से नुमाइंदे हैं, आप 100, 200 जो भी है जनता ने भेजे हैं, और आप जो निर्णय लोगे वही वाला कानून हम बना देंगे। तो भले ही वो कानून अच्छा बने ना बने, कम से कम जिम्मेवारी जनता पे चली जाती है उसकी। और लोकतंत्र में यही तरीका है कि आप कानून बनाने में या हटाने में आप जनता को भागीदार बनाओ ना। अब राजतंत्र थोड़ी ना है कि राजा ने जो निर्णय ले लिया सो ठीक है। तो जो जनता है वो अपने आदर्श पुरुष को, और आदर्श पुरुष माने जिसको वो वोट करती है, तो भारत में बोले तो प्रधानमंत्री, तो अपने आदर्श पुरुष को प्रधानमंत्री नंबर 1, या अपोजिशन जो अगर उसे थोड़ी सी और वोट मिल जाती तो वो प्रधानमंत्री बन जाता। तो इसको ऐसा समझो कि 1, 2, 3 माने एक तो प्रधानमंत्री, दूसरे होने वाले प्रधानमंत्री जो कभी भी हो सकते हैं। तो इन लोगों को, जो इनके वोटर्स हैं, वो इन्हें टुच्ची हरकतें करते हुए नहीं देखना चाहते, अच्छा नहीं लगता है उन्हें।
जब वो टीवी पर देखते हैं कि पत्रकार या दूसरे लोग ऐसा सवाल पूछ रहे हैं और हमारे नेता कोई ढंग का जवाब नहीं दे पा रहे हैं, उनकी गलती निकल रही है, बुरा लगता है उन्हें, नहीं चाहते ऐसा। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि मोदी जी के पास कोई ऐसा प्लान हो कि जिसमें उन्हें पूरा भरोसा हो कि जनता भी इस प्लान को चुन लेगी। ऐसा भरोसा उनको नहीं है, और यही वो मुख्य बात है जो किसी भी शासक को डिक्टेटर बनाती है। यही वो बात है, वो हिम्मत नहीं जुटा पाता। जैसे हम लोगों को देखें, हम लोग सबसे पहले आइडिया ही लोगों के सामने रख रहे हैं। क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हम लोगों को पूरा भरोसा है कि ये जो आइडिया है ये जनता के लाभ के लिए है और जनता को समझ में आ जाएगा, और हम हर तरह से उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लंबे चाहे 6 साल लगे, 7 साल लगे, समझाओ, पहले जल्दी क्या है। और जब आधे से ज्यादा जनता को लगे कि ठीक है तो फिर चलो, और इस दौरान उसमें जो चेंजमेंट हो जाए वो भी हो जाए, या इस दौरान इससे बेहतर कोई दूसरा आदमी आइडिया ले आया तो वो ले आओ। क्योंकि मेन बात तो ये है ना कि लोगों के दुख दूर हों और लोग सुखी हों सभी। मोदी जी जिनके नेता मानते हैं अपने आप को कि भाई वो उन सब गरीबों के और उनके सबके वो नेता हैं, तो वो लोग सुखी हों, ऐसा तो मोदी मोदी जी चाहते होंगे। इसी के लिए तो प्रधानमंत्री बने होंगे, इसके लिए तो नहीं बने होंगे कि वो खुद अमीर हो जाए। अंदर से तो यही चाहते होंगे, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं कुछ भी। जो अमीर गरीब की खाई है वो बढ़ती ही जा रही है। वो मोदी जी के पहले से बढ़ती ही जा रही है, अभी भी बढ़ती जा रही है, वो रुक नहीं रही है। ऑक्सफैम की रिपोर्ट आप निकाल के देख लीजिए। अमीर आदमी और अमीर हो रहा है, गरीब आदमी और गरीब हो रहा है। तो मुश्किल तो खड़ी हो रही है, तो ये कुछ कर नहीं पा रहे हैं अभी तक तो ढंग से। और जो थोड़ा बहुत आप विकास देख रहे हो ये उधार की वजह से है। जो उन्होंने 100-150 लाख करोड़ का उधार लिया है ये उससे है, उसकी वजह से। अगर वो ना मिलता इन्हें तो वो चुकाना भी है कभी, या उसका ब्याज तो हर साल चुकाना है। मतलब अभी भारत अपने दम पर नहीं है। आज की जो जो भी स्थिति है इसमें विकसित देशों का हाथ है। अगर वो हाथ अपना हटा लें आज ही या मना कर दें तो भारत अगले साल ही बहुत मुश्किल में आ जाएगा। अपने सरकारी जितने लोग हैं, महकमा है, आर्मी, इन सबको जो भी बजट होता है सरकार का वो बनना मुश्किल हो जाएगा। जो उनको पे तक नहीं दे पाएगी पूरी ढंग से। आप ऐसा समझ रहे हैं? तो डिक्टेटर बनने का केवल और केवल यही एक कारण होता है बस, और कोई कारण नहीं है। कि जो व्यक्ति वहां तक पहुंच रहा है उसके अंदर कोई आइडियोलॉजी है, और अगर उसे ये भरोसा नहीं है या उसे ऐसा नहीं लगता कि इस आइडियोलॉजी से मैं और दूसरे लोगों को भी सहमत कर पाऊंगा, तो कोशिश तो करता है वो आदमी, ऐसे दो चार लोगों से बातचीत करता है, लेकिन देखता है कि अरे किसी की समझ में नहीं आ रहा, कोई तो हाँ नहीं कर रहा है, या कोई इक्का दुक्का आदमी हाँ कर रहा है, ज्यादातर लोग हाँ नहीं कर रहे, तो उसे ऐसा लगने लगता है कि अच्छा ऐसे तो कोई मानेगा नहीं, तो मैं राजा बन के कर दूं। जैसे मेरे एक मित्र हैं, वो कहते हैं कि देखो भाई जनता में इतनी समझदारी होती नहीं है, और विपक्ष जो है वो आप कितना ही अच्छा आइडिया रख दो, विपक्ष जो है वो उसकी वो सब ऐसा ऐसा कर देता है कि बेकार है, किससे कुछ नहीं होगा, ये है वो है। और जनता का इतना आपको सहयोग कभी नहीं मिलता कि आप उस तरह का कोई बदलाव कर पाए। तो, तो राजाशाही होनी चाहिए, या मेरे पास ऐसी ताकत कोई होनी चाहिए कि जो बस मुझे कोई रोक ना सके और मैं ये सब कर दूं जबरदस्ती से। ऐसे हैं मेरे एक मित्र जो इस तरह का सोचते हैं। मैंने कहा कि नहीं, देखो, लोगों की अच्छी हालत हो या बुरी हालत हो, इसमें है तो सब हम लोग ही सहभागी। मतलब हर आदमी उत्तरदायी है ना उस बात के लिए। तो एक लोकतंत्र है, हर एक आदमी उत्तरदायी है। तो क्यों ना
अगर किसी कोई बुद्धिमान है, किसी के दिमाग में कोई आइडियोलॉजी आ रही है, कोई तरीका आ रहा है, तो वो रखे ना लोगों के सामने, कर लेते विचार विमर्श और छोड़े लोगों पर कि भाई देख लो, ये एक आइडिया है, अगर आपको ठीक लगे तो इस पर ट्राई मार लो, नहीं लगे तो नहीं मारो। तो अपने आप को ऐसा ठेकेदार ना बनाए कि ना अभी मैं तुम्हें बताऊंगा तो नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए सब कुछ ठीक से करूंगा, जबरदस्ती ना। तो बस ये एक अंतर रहता है। लोकतांत्रिक में कौन बनेगा? वो बनेगा कि जो जिसको लगता है कि वो अपने आइडिया पर लोगों को सहमत कर लेगा, वो लोकतांत्रिक ढंग से चलता, क्योंकि उसे ये सब करने की जरूरत नहीं है। उसे उतना बहुमत भी मिल जाएगा, लोग ताकत भी दे देंगे और वो वैसा कर भी लेगा और सब लोगों की सहमति से कर लेगा। कोई इस तरह की जोर जबरदस्ती, ईडी सीबीआई ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उसको। लेकिन जो अपने आइडिया से लोगों को सहमत नहीं कर पाएगा, उसे ईडी की, इनकी, सुप्रीम कोर्ट की सब कैप्चर करना पड़ेगा, आर्मी को कैप्चर कर लेगा। और यही डिक्टेटरशिप होती है, और डिक्टेटरशिप होने का और कोई मतलब नहीं होता है। वो आदमी भी यही चाहता है कि जिन्हें वो अपने लोग समझता है उन्हें वो सुखी करना चाहता है, ये वो भी चाहता है। अपने लिए कोई इतना रिस्क नहीं लेता भाई बस मुझे खुश होना है, मुझे सुखी होना है, बस बाकी सब जाओ भाड़ में। ऐसा आदमी ऐसे लेवल तक भी नहीं पहुंचता और वहां उसे ज्यादा देर तक नहीं पावर मिलती लोगों से। ये बात है। तो मैं ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि प्रमुख रूप से जो डिक्टेटरशिप का कारण है वो बस इतना सा है कि उसके अंदर जो आइडियोलॉजी है वो उसे इस तरह से लोगों के बीच में नहीं रख पाता कि लोगों को कन्विंस कर सके। आइडियोलॉजी गलत और सही की अलग बात है, और ज्यादातर ऐसी आइडियोलॉजी खराब ही होती है, गलत ही होती है, नहीं तो लोग सही आइडियोलॉजी हो तो लोग कन्विंस हो जाते हैं। जैसे केजरीवाल ने लोगों को बोला कि भाई हम इतने यूनिट तक बिजली माफ करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बोल दिया ना, लोगों ने मान भी लिया और लोगों ने उसको वोट भी कर दिया, वो बन भी गया, उनने वैसा कर भी दिया और हो गया। इतना काम भी हुआ ना लोकतांत्रिक ढंग से। तो यही फर्क है। तो अब आप एक तरफ केजरीवाल जी को देखें कि वो एक हद तक लोकतांत्रिक है, एक हद तक। उनको भी मैं पूरी तरह से लोकतांत्रिक नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि उनका रवैया पार्टी के अंदर और कई मामलों में नहीं है, पर आइडियोलॉजी को लेके वो लोकतांत्रिक है। आइडियोलॉजी को लेके वो लोकतांत्रिक है कि भाई ठीक है, जो भी करना है जनता में रखो वो बात। इससे जनता का साथ भी मिलता है, वोट भी मिलते हैं। उनको देखो कितना कितना समर्थन मिला है। दिल्ली में 2/3 से भी ज्यादा सीटें, पंजाब में 2/3 है या उससे भी ज्यादा सीटें। ये आदमी अगर कभी प्रधानमंत्री की रेस में जाएगा तो ये लोकतांत्रिक ढंग से 2/3 से भी ज्यादा का बहुमत ये ले जाएगा, और ये वही सारे अमेंडमेंट लोगों की सहमति से कर देगा। इसको ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ईडी को यूज करो, सीबीआई को यूज करो, इनकम टैक्स को यूज करो ना, इनको जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये मैं आज बता रहा हूं, आप कभी देखिएगा आने वाले समय में कभी अगर केजरीवाल को इस तरह का मौका मिलता है और राज्यों में या सेंटर में, तो ये व्यक्ति इस तरह से आएगा। और मोदी जी बिना आइडियोलॉजी बताए आते हैं, बोल के आते हैं कि ये करेंगे और आके कुछ और करते हैं। जैसे इन्होंने आके सभी स्कूलों की फीस बढ़ा दी, ये तो गलत बात है ना। मतलब गरीब आदमी कैसे करेगा? यही बात है। तो आई होप कि आप समझे होगे इस बात से कि कोई भी व्यक्ति डिक्टेटर क्यों बनता है और कोई व्यक्ति
लोकतांत्रिक क्यों होता है? दोनों आदमी जनता का भलाई चाहते हैं, पर इस तरह से एक आदमी अपनी आइडियोलॉजी में सब लोगों को सहभागी बनाता है और एक आदमी उन आइडियोलॉजीज को थोपता है, सहभागी बना के नहीं लाता। इसी तरह से आप समझ पाएंगे कि कौन डिक्टेटर है और कौन लोकतांत्रिक है। जिस तरह से दूसरे लोग अपने अपने चैनल पे बताने का प्रयास कर रहे हैं कि देखो अभी कहाँ है, कहाँ जो है डिक्टेटरशिप है, देखो कोर्ट ने उनका फैसला बदल दिया, वो कुछ नहीं कर पाए। अभी भाई वो अभी अभी नहीं है। अगर गलती से कहीं 2/3 बहुमत मिल गया और केवल सुप्रीम कोर्ट है जो उनके अंडर में अभी नहीं है, नहीं तो वो पूरी मीडिया को कर चुके हैं, ज्यादातर मीडिया को, और चुनाव आयोग को कर चुके हैं, ईडी, सीबीआई, और ये तो होते ही हैं, सही तो सरकार के बाहर कभी होते ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट केवल बचा हुआ है बस। और सुप्रीम कोर्ट सरकार से भी ज्यादा सुप्रीम है, इस वजह से अभी कोई चांस है। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट में उनके आदमी पहुंच गए ऊपर, फिर वो वैसी ही डिक्टेटरशिप दिखाई पड़ेगी, रसिया जैसी, चाइना जैसी, कोरिया जैसी। और फिर इनकी जो भी मंसूबे होंगे, जो भी इनके पास नीतियां होंगी, उन्हें ये लागू करेंगे। अब नीतियां अगर अच्छी हुई तब ठीक है, तब तो कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर नीतियां खराब हुई तो फिर बहुत नुकसान उठेगा, है ना। नुकसान उठा के देश उससे उभरेगा, ये बात है। और चुपचाप वाली नीतियां की ज्यादा संभावना खराब होने की होती है, क्योंकि तभी उस आदमी में नहीं लग रहा है कि वो किन्हीं को राजी कर पाएगा। तो उसमें उन नीतियों में खराबी होने की ही संभावना ज्यादा होती है, नुकसान होने की संभावना ही ज्यादा होती है। इसीलिए जो अमेरिका है, जो दूसरे देश, जितने भी जो लोकतांत्रिक देश हैं, वो इस बात के लिए चिंता करते हैं कि भाई इलेक्शन लोकतांत्रिक रूप से हों, जो देश की गतिविधियां हैं वो लोकतांत्रिक ढंग से चलें ज्यादा से ज्यादा। उसमें डिक्टेटर जैसी चीज नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इससे नुकसान होने की संभावना ही ज्यादा होती है, लाभ होने की चांस बहुत कम होते हैं, क्योंकि नीतियों पर ही निर्भर करता है। डिक्टेटर भी अगर अच्छी नीतियां ले आता है तो लाभ ही होता है, बाद में लोग उससे राजी हो जाते हैं, पहले नहीं होते, बाद में हो जाते हैं, बस इतना ही फर्क पड़ता है। लेकिन अगर नीतियों में जान हो तो, अब इनके पास क्या नीति है उसका अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि कुछ दिखा नहीं है। अगर लोगों ने इन्हें 400 से ज्यादा सीट दी, तभी पता चलेगा कि इनके पास क्या नीतियां हैं। तो उन नीतियों के बारे में तभी बात हो सकेगी कि जिन नीतियों की ये बात कर रहे हैं उससे क्या फायदे या नुकसान हो सकते हैं, तो उनकी बात तब करेंगे। अगर लोगों ने इन्हें 400 से ज्यादा का मौका दिया, 400 से ज्यादा की सीटों का, तो नहीं दिया, तो तब इनके पास भी यही उपाय बचेगा कि या तो लोगों को राजी करके और उतनी सीटें ले जाएं, और या तो फिर चलें ऐसी खिचड़ी जैसी स्थिति में। ये बात है।